treatment is still going on. I hope he would recover soon. Okay, fine. So now we would be doing the organization theory, structure and design. What is this topic and where it is associated? So this is basically a part of functions of management. What is functions? When we talk about functions of management, we know like planning, decision making, organizing, controlling, directing, coordination. These all are the functions, right? Among that, organizing or organization, okay, organization is also one kind of function. Organizing, so when you create an organization, it includes activities which involve creating the structure of organization. ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, अब दो चीजें होती हैं. एक चीज इनको ऐसे समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन दो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग दो. देखो यहां जी है, यहां एस है, दोनों में क्या फर्क है? जी रिप्रेजेंट करता है सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एबीसी कंपनी है, लिमिटेड है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड सो ऑन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर. ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. सो ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस या एक फंक्शन है जो ये वाली चीज करने में, ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल से मतलब है कि आप किसी तरीके का कलेक्टिव लोगों को लाके कलेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कलेक्टिवली बुला रहे हो. Am I clear? What is zation and organization or organizing? These two things ultimately results into a system called as organization. Am I clear? Clear है सबको? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एस लिखना है, जी लिखना है. एस और जी में यही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो नाउ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई बुक्स में जी नहीं लिखा जाता है, एस लिखा जाता है, तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस. बट हम जब ऑर्गेनाइजेशनल की थियोरी बोलेंगे, मतलब एक किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक फंक्शन होता है, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है. अब पहले तो समझेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर्स. मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स. सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, देन कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है. डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग पहले आएगा, कंट्रोलिंग बाद में आएगा. नाउ इसके अंदर में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? व्हेन एन सिस्टम इज क्रिएटेड, जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो, जब आप मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो, आप चीजों को प्लान करते हो. क्यों करते हो प्लानिंग? और ये प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर में मुझे किसी पॉइंट पे रीच करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, गोल्स अचीव करना है, उसके लिए मैं एक्शंस प्लान करती हूं. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को प्लान करना यानी मेरी प्लानिंग. और डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि प्लान ए बनाया, प्लान बी बनाया, प्लान सी बनाया, इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है वो डिसाइड करना. वंस आई हैव प्लान्ड, मैंने प्लान कर लिया कि मुझे ये बॉक्स है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्लान कर लिया कब लॉन्च करना है, कौन से महीने में लॉन्च करना है, कौन से लोग होंगे इसको लॉन्च करके एडवर्टाइज करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ये सब मैंने प्लान कर लिया.
अब टाइम आता है जब आप ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है इन ऑर्डर टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, identifying the activities related to it, what all activities would be performed while launching, and identifying the people's relationship in this activity. So superior authority and responsibility. तो मैंने ये तो समझ में आ गया कि मुझे कोई लोग चाहिए होंगे कि प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, कोई चाहिए होंगे सेल्स का प्रमोशन करने के लिए। अब ये जब मुझे पता चल गया है, I will be making a authority and responsibility relationship, यानी मैनेजर कौन होगा, उनके नीचे कितने टीम मेंबर्स होंगे, इनको मैंने क्या अथॉरिटी देनी है मैनेजर को, सबऑर्डिनेट्स के पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब कुछ डिसाइड करना यानी ऑर्गेनाइज करना। मुझे पता चल गया मुझे एक कंपनी खोलनी है और उस कंपनी के अंदर में ये एक्टिविटीज होंगी या जो भी एक्टिविटीज। सो मैंने एक कंपनी खोली है, लेट्स से डिजाइनर कंपनी विच इज डिजाइनिंग दी फीमेल गारमेंट्स और फीमेल फैब्रिक और ड्रेसेस। तो मेरे को यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट भी चाहिए होगा, मार्केटिंग के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट और आपका स्टोरेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग, आई एम आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी एंड देन also identifying what authority should be given to what job and what should be the junior subordinate relationship, उनको क्या responsibility देनी। This complete activity is called as organizing. Am I clear students? क्या होता है organizing मतलब? ठीक है, organizing को हम synchronization या combination of human, physical and financial resource कहते हैं। अब जब ये अथॉरिटी दे रहे हो आप, ये एक तरीके का वो है रिस्पॉन्स, आप उनको पावर दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो यानी उनको अकाउंटेबल कर रहे हो। साथ ही साथ उनको जब पावर देते हो तो उनको रिसोर्सेज दोगे ना, आप कंप्यूटर पे काम करोगे, आप ये प्रोडक्ट्स यूज करोगे, उसमें पैसा लगेगा। सो सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, it is a process of developing an organization structure, a structure of allocating the human resources in order to achieve the goals, the structure which define who is having what authority and in what department what they are doing with what resources. That is your organizing. Organizing involves designing individual job. So when you are giving someone as an authority of a manager, so as a manager what he would be doing, where he would be, at what level he would be reporting to whom, how many subordinates he would be having, what are the responsibilities he have to do, what are the target. So do you even design that individual jobs. Organizing is also sometimes called as departmentalization, because organizing is something which is done at the organizational level, where you organize the activities, same activities into same group. HR activities, so you identify the activities and you group into one. What you are doing it? Departmentalizing. Clear? So these are alternative terms and the names for the organizing. Organizing का सिंपल सा मतलब है कि आइडेंटिफाई करना। मैंने अगर एक कंपनी खोलनी है, मुझे कोई भी कंपनी खोलनी है, तो वहां पे क्या काम करने होंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज कौन सी सिमिलर एक्टिविटीज हैं, कौन सी अलग एक्टिविटीज हैं, इनको ग्रुप करके डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद में ये भी डिसाइड करना कि इनको काम करने वाले जो लोग होंगे, जो भी मैं पोजीशन डिसाइड करूंगी। ठीक है, लोगों की क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जब मैं कपड़ों की दुकान या कपड़ों का प्लांट ओपन करने की कोशिश कर रही हूं, तो वहां एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा ये डिसाइड करना। एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो। लोग कैसे हायर किए जाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो स्टाफिंग का काम है, वो स्टाफिंग फंक्शन में आता है।
ऑर्गेनाइजिंग एक केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है कि सीनियर सीईओ ये होंगे, मैनेजर ये होंगे, उनके नीचे सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट मैनेजर, ये स्ट्रक्चर को डिजाइन करना इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग, अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसी के अंदर आप उनकी अथॉरिटी डिसाइड करते हो, इसी के अंदर उनके इंडिविजुअल जॉब्स डिसाइड करते हो, इसी के अंदर आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो। सो सिंक्रोनाइजिंग दोज एक्टिविटीज, मेकिंग श्योर जो भी आप डिसाइड करते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के कमिंग नीचे स्लाइड्स में। इज द कंटेंट विजिबल? शुड आई जूम दिस मोर? आपको दिख रहा है? आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नाउ देयर आर three important definitions which can be asked in exam. The definition of organizing given by George R. Terry: organizing is establishing an effective behavioral relationship among a person so that they can work together effectively and gain personal satisfaction in doing selected tasks under the given environmental condition for the purpose of achieving the objectives or the goals. ये टेरी की डेफिनेशन। मैकफ्रेलैंड, ये पूछा जा चुका है कई बार, identified group of people contributing their efforts towards the attainment of the goals is called an organization. इन्होंने organization की definition बताई कि एक system organization का मतलब क्या है। तो it is a group of the people who come together and they are putting effort to achieve the goal. Robbins: an organization is consciously coordinated social entity. फिर से ये system की बात कर रहा है, with a relatively identifiable boundaries. So we have external and internal environment which is separated by boundary that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or a set of the goals. By heart this definitions, there can be a question in exam. Now, characteristic of any organization. किसी भी organization का characteristic क्या होगा? It is a group of people. Yes. So organization is nothing but where people come together with the different different knowledge, different abilities, different experiences. They come together and they all collectively combine their efforts in order to achieve some predetermined goals. They are all together working in order to achieve a common purpose. So it's consisting of a group of people. Division of work. What is division of work? The total work which is to be done in organization is divided among the people basis of their skills, abilities and experiences. It means functions. They are decided on the basis of functions. They are decided on their basis of activities. So HR department will be given different functions, different activities. IT would be given different activities. And the people are allotted this HR activities or HR work basis of their skills, abilities and experience. So division of labor means, or division of work means, handing over the activities to the employees basis of their skills, ability and experience. So organization will always have a division of labor or a division of work, which is also called as specialization, because as per the expertise you assign the work. Common purpose. This all people, the all setup are collectively working in order to achieve the common purpose. Instead of focusing individually to their goals, they make sure they are cooperatively working together in order to achieve the organization goals, because there is always a link between the personal goals and the organizational goals. Vertical and horizontal. In any organization structure, there would be a vertical relationship, means senior junior, subordinate, authority responsibility relationship, and there would be always a horizontal relationship, functional, how HR is related to IT, how IT is related to marketing. So there is always vertical and horizontal relationship. This vertical and horizontal relationship should cooperatively work. They need to be integrated. HR, production, IT, marketing, finance, cooperatively, integratively have to work. You cannot separate them. HR cannot be separated from organization or separate entity, or it cannot be separated from marketing or finance. They have to be integrated. Chain of command.
There would be always a superior senior relationship. Superior subordinate relationship means there would be someone whom a junior would be reporting. Every organization is based on authority responsibility relationship. Authority says that a higher senior person is having a power to give the order to the subordinate, and the responsibility says the subordinate who receives the order from the authority has the responsibility to fulfill it. So there would be always a chain of command, a linear hierarchical structure in the organization. This tries to maintain a communication between higher level and lower level. Dynamism of organization. Dynamism is not what we say, it's always changing, it's not constant. So because of the people's sentiments, attitude, behavior, personality, individuals working, people working in a group, organization is dynamic. It is subjected to change, it's not constant. You can't expect a person to remain in the same behavior over the period of the time. ठीक है, ये हैं आपके elements, or rather you can say characteristic of any organization. Clear? Am I clear? यहां पे जितने भी टर्म डिफाइंड है उनको अच्छे से समझना है, यही डेफिनेशन एग्जाम में आता है. अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, when you are organizing, when you are carrying out that process, it will include a organizational structure. Ultimately जब मैं organize करती हूं, it will lead to a structure. What is this? A formal arrangement of a job in the organization is called as a organizational structure. What is organizational chart? When I represent this structure in a pictorial way, that is organizational chart. A visual representation of organization structure is called as the organizational chart. This chart can be vertical, which shows superior subordinate relationship. It can be horizontal, which shows functional relationship. It can be circular, wheel, which shows the centralization or decentralization. Means the authority is located at center, circular, master and supplementary. These are extra charts which can be created. Up. Organization structure is what? A formal arrangement of job. Organization chart is what? Visual representation of this structure. What is organizational design? It is a process of making this structure. जब आप डिजाइन करते हो, मीन्स व्हेन यू डिसाइड कौन किस डिपार्टमेंट में होगा, एचआर डिपार्टमेंट के काम क्या होंगे, आईटी डिपार्टमेंट के काम क्या होंगे, वहां कौन बैठेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. व्हेन यू आर डिसाइडिंग दिस, व्हेन यू आर एलोकेटिंग दिस, द प्रोसेस is called as the organization design. And when you are doing a designing of organization, it involves the decisions based on these 6 elements, which is highly important. Each definition you should know. Work specialization, that is nothing but the division of work. When you are making an organization structure, when you are actually arranging a job in the organization, you should assign the job to the people on the basis of specialization. A department should be made on the basis of specialization. So work specialization says assigning the duties and responsibilities basis of specializations. Departmentalization is grouping of similar activities together. Grouping of similar activities together is departmentalization. Chain of command, who reports to whom? The linear structure showing superior subordinate relationship, chain of command. Who reports to whom? Span of control. A manager is capable of controlling how many people, how many members can be in a team. If it is a flat structure, it says a manager has number of subordinate under him. If it is a tall structure,
it says one manager, one subordinate, or maximum two subordinate, not more than that. So the span of control can be flat, span of control can be tall. Centralization, decentralized. Centralization means the decision making power or authority is assigned at center. Anything which is happening big or any decision which is supposed to be taken in the organization is concentrated at center. So HR से रिलेटेड सारे डिसीजन HR डिपार्टमेंट के हेड करेंगे, IT से रिलेटेड सारे डिसीजन IT के हेड करेंगे. So that is centralization. Decision making power is concentrated at one place. Decentralization says HR डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस रिक्रूटमेंट के लीडर्स ले सकते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लीडर्स ले सकते हैं. दैट इज decentralization. Means distribution of decision making power to the lower level people. Formalization, formal, everything is formal. Defined rules. So if I am involved into HR job, I have defined rules, duties and responsibilities formally given to me. That is formalization. Am I clear? इन सारे चीजों को फॉलो करना चाहिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करते हो. Clear, students? Moving to next. Span of management, a way in which many people in organization are controlled and managed by a single officer. It also called as span of management, span of authority, span of supervision, span of responsibility, levels of organization. By heart it, important. Work specialization is dividing the work activities into separate job task basis of skills, skills, abilities and experiences. KSA, knowledge, abilities and the knowledge, skills and abilities. Organization manual. What is a manual? It is a document related to organization which contains everything. Organization structure, duties and responsibilities of the people working there, description of their job, the salaries and relationship, everything would be given in a manual. That is an organizational manual. Now, वहां तक सभी को क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहां से वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क किसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. Principles. Now, what is this principle? Give me a second. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसका सिंपल सा मतलब है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही हूं या स्ट्रक्चर बना रही हूं, मुझे कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा? स्पेशलाइजेशन. इफ आई हैव ग्रुप्ड द एक्टिविटीज इनटू अ ग्रुप, सिमिलर एक्टिविटीज एट वन प्लेस, I should allot the work on the basis of specialization. It means the knowledge, skills, abilities, qualification, experiences. Specialized होना चाहिए वो पर्सन. HR में HR से रिलेटेड एक्सपर्टीज वाले पर्सन को ही बिठाना होगा. I need to divide the work among the superior and subordinate basis of their qualification, knowledge and abilities. Marketing वाले को HR में नहीं बिठा सकते. So the entire work of organization should be divided among the subordinate based on their qualification, abilities and the skills. Then, principle of functional definition. Functional definition says
ये तो हो गया आपकी एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, कि आपके पास उस चीज को करने की नॉलेज है, एबिलिटी है। फंक्शन, HR department or HR is one function. Let's understand. IT is one function. Marketing is one function. Deciding clearly. So first is deciding that recruitment will be where? In HR. Sales and promotion would be where? In marketing. What you are doing? You are defining the functions. And when a person belongs to HR function, what would be his duties and responsibilities? And what would be the authorities and subordinate relationship here? Responsibility. कौन मैनेजर होगा? तो मैनेजर के पास में क्या ड्यूटीज होंगी एज एन HR मैनेजर? लीडर HR होगा, लीड HR होगा, रिक्रूटर होगा, तो उसके पास क्या लीडर्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? वैसे ही मार्केटिंग के मैनेजर के पास में क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो डिसाइड करना इज फंक्शन, फंक्शनल डेफिनेशन. All the function in organization should clearly defined by both manager and subordinate. Clearly defining duties, responsibilities and authoritative relationship helps in achieving the coordination. समझ में आ गया? तो मार्केटिंग के लोग क्या करेंगे, HR के लोग क्या करेंगे, ये क्लियरली डिफाइन करना. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि HR फंक्शन या HR की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए मुझे जो लोग चाहिए ना, उनको वो HR की ही स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज होनी चाहिए. दैट इज स्पेशलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. इट सेज दैट देयर इज अ proper flow of information from top to bottom, or there is a proper flow of authority from top to bottom. Chain of command, it is also called as chain of command, which clearly shows who reports to whom, who is junior, who is senior. Why this chain of command or scalar chain is important? To maintain the workflow efficiency. I should know from where I would get order. I should know from where the command is coming to me and whom I have to report. I should not have multiple bosses. If I don't know whom I have to report, I won't be able to do the work properly. So to maintain that workflow efficiency and clearly define who reports to whom, principal scalar chain should be there. Principle of unity of command. What is unity of command? If I am into HR department, I should have only one reporting manager, one boss. My order should come from only one. There only should be one superior subordinate relationship. Multiple nahi. Because when there are multiple orders coming from multiple places, I won't be able to do it efficiently. There can be a communication gap. So to avoid that communication gap and have a prompt feedback, it's very important to have one superior, one subordinate relationship, unity of command. Am I clear? Moving to next. Principles of developing structure of organization. What is this? When you are developing a structure, इसके अंदर में दो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं. ये इसके फर्दर पॉइंट्स हैं, ये दोनों. Every manager, when he is developing a structure, he will assign a task. Manager will assign a task to the subordinate, right? So manager is actually getting the work done. When he is assigning the work to the subordinate, what he is doing? He is doing a delegation. Now what is delegation? First thing, when a manager is assigning a task, scalar principle should be followed. Means any task which is coming to me has to be from the top. Because the top authority will decide what is to be done. And it will make the things clear, effective. Delegation. Delegation का मतलब होता है when a manager is given or delegated any authority. एक मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, ठीक है, किधर से? टॉप से. टॉप कौन हो सकता है? CEO एंड ऑल.
that delegation, authority delegation should be associated with the powers. मुझे उन्होंने क्या दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि मैं अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे सकता हूं, ऑर्डर देने के बाद में वो काम करवा के लेना है, बट उसके साथ में मेरे पास में एक पावर होनी चाहिए चीजों को करवाने की. तो अथॉरिटी should have the power associated with it, and authority should be always associated with responsibility. केवल ऑर्डर देना काम नहीं है आपका. आपको अगर अथॉरिटी डेलीगेट की गई है तो मतलब ये है कि आप वो काम करवा के लेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. ये दोनों चीजों को फॉलो करना चाहिए जब आप डेवलप करते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज दिस से? इन केस अ मैनेजर, एक मैनेजर है, उसने अपना कोई काम डेलीगेट किया सबऑर्डिनेट को, या फिर इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, इफ आई एम गिविंग एन अथॉरिटी टू ए, चलो एक मैनेजर है ए, इसको मैंने काम अथॉरिटी दे दी कि आपके नीचे जो 4-5 लोग हैं इनको आप ऑर्डर देंगे और काम करवा के लेंगे. गुड, वेरी गुड, ऑर्डर तो दे दिए, पावर दे दी ऑर्डर देने की, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एड ऑन होनी चाहिए अथॉरिटी के साथ. आप अगर काम नहीं होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ऑर्डर दिया था, पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्होंने काम नहीं किया. You have to make sure that you are responsible for the activities of your juniors. So authority should be always associated with responsibility. केवल ऑर्डर देने की पावर देके बात खत्म नहीं होनी चाहिए, उनको उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एड ऑन करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी कि आंसरेबल हो आप. जब आपको ऑर्डर देने की पावर दी गई है तो आप आंसरेबल भी हो, अकाउंटेबल भी हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन, और जो कमांड है एक ही बॉस से आना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, अच्छा ये दोनों इस चीज के हैं. तो यू कैन जस्ट स्किप दिस, ये सेम है, सेम पॉइंट है, ठीक है. आगे चलते हैं. अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है, हमने ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के 6 एलिमेंट्स पढ़े थे ना, वो यही है, 6 एलिमेंट्स पढ़े थे हमने. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बनेगा, दैट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन 6 एलिमेंट्स while you are designing it. वर्क स्पेशलाइजेशन, ये मैंने इसको यहां पे इसलिए लिखा है कि आप इनको याद कर लें एज इट इज, ये डेफिनेशंस एज इट इज याद करनी है. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? Now, we have different theories of organization, और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जो है हमारी 3 तरह की है. These are classical, neoclassical, modern, or contemporary you can say. In classical, we are going to study scientific management, bureaucracy, administrative theory. In neoclassical, Elton Mayo, Hawthorne studies, that is what it is. Chester Bernard or what is Marker, Mary Parker Philott, ठीक है. In modern, you would be studying the modern or contemporary theories. One of them is system theory. Another one is your
contingency. These are the different theories of the organization. These are the authors who have actually defined that how organizations can be structured, processed, designed. Am I clear? क्लासिकल, नियोक्लासिकल, मॉडर्न थ्योरी, ये वो थ्योरीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है. The traditional, the most old theory of organization is classical theory of organization. We will be studying them one by one. Classical theory, characteristic, non-classical theory, modern and system theory in next class. Clear? इसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे और ये एग्जाम में पूछी जाएगी. ये सिलेबस का पार्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों के लिए, और इवन कोल इंडिया में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? That's it for the day. We would be continuing it tomorrow. Thank you so much. Any query, any questions? Yes, पूछो पूर्णिमा. देखो, मैनेजमेंट क्या है? What is management? Getting the things done by others. What do management involve? Different functions. See, हम जो पढ़ते हैं ना, वो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगी. अब मैं अगर बोलूं साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करने का साइंटिफिक वे इज द साइंटिफिक थ्योरी. तो अगर आप साइंटिफिकली लोगों को मैनेज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली जब ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी साइंटिफिकली मैनेज होगी ना. यस और नो? उसका स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिफिक ही होगा ना. तो अगर ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ मैनेजमेंट है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी ब्यूरोक्रेटिक होगा ना. तो अगर मैक्स वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी यानी रूल्स के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, मैनेजमेंट लोगों को करना है, आप लोगों को मैनेज करना चाहते हो, तो आप ब्यूरोक्रेसी यूज कर रहे हो. ब्यूरोक्रेसी यानी इसके रूल्स के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इम्पर्सनल होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए. सब कुछ स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, सब कुछ आपके फंक्शंस के बेसिस पे चीजें होनी चाहिए. तो हमें ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ही, इसी प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा सिस्टम को. हाँ, क्यों नहीं आएगा? सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है पूर्णिमा. अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करूं, आईआर की बात करूं, या ट्रेड यूनियन की बात करूं, या लेबर वेलफेयर की बात करूं, क्या ये अलग है? बिल्कुल नहीं. जहां पे ट्रेड यूनियन का स्टार्टिंग हुआ, क्यों बनी थी ट्रेड यूनियंस? क्योंकि वो लेबर वेलफेयर, उनका काम, उनका पर्पस ही वही था कि एम्प्लॉयज का वेलफेयर कर सके, उनकी भलाई कर सके. वहां से ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वहीं से इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट हुआ. इंडस्ट्रियल रिलेशन, जब से इंडस्ट्रीज बनी तब से इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट हो गया. तो इंडस्ट्रीज बनी, लॉज आए, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो अगर कोई एक लीडरशिप स्टाइल है, जैसे हम लेके चलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो क्या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट नहीं हो सकता है? लीडर कौन है? द लीडर कैन बी अ मैनेजर. तो मेरी कंपनी अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज करती है तो क्या वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से अलग है? नहीं, वही प्रिंसिपल्स हैं, वही चीजें हैं. तो इनको ना बस देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है.
तो मुझे अगर क्वेश्चन मैनेजमेंट के टर्म में पूछ रहे हैं तो मैनेजमेंट के टर्म्स में अंडरस्टैंड करूंगी मैं। अगर मुझे लीडरशिप के टर्म्स में पूछ रहे हैं तो लीडरशिप के टर्म्स में अंडरस्टैंड करूंगी। एवरीथिंग इज रिलेटेड। रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन वेलफेयर मूवमेंट स्टार्ट करी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो रॉबर्ट ओवन को हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इन्होंने पहली बार एज एन फिलैंथ्रोपिस्ट लेबर एजिटेशन शुरू किया इन दी फिलैंथ्रोपिस्ट वे। चीजों को रिलेट करेंगे ये चीजें तभी, ये कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप चीजों को रटने के बजाय उनका कंसेप्ट समझिए। तो इसलिए मेरी क्लासेस के अंदर में मेरा पर्पस यही होता है कि चीजों को रटाना नहीं है मुझे। हाँ, एग्जाम के लिए जरूरी है, लेकिन जिस दिन आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे ना, आपको चीजें अपने आप रट जाएंगी। आप जब इन चीजों को रिलेट करने लगोगे आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। फिर एक टाइम आएगा जहां आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों को समझाने की, आप खुद ही समझ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासेस को आप रेगुलरली करें। मैं एक एक चीज को कैसे समझा रही हूं, केवल पीडीएफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। या तो आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इतना हो गया है, आप बहुत टाइम से स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बट आप केवल ये समझ रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं केवल पीडीएफ मिल जाए, मैम के नोट्स मिल जाए, सारी चीजें हो जाएंगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा, आप उनको चीजों को रट लोगे। लेकिन जब आगे चल के इंटरव्यूज या वो सारी चीजें होती है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। कंसेप्ट का अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना, स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। वो स्मार्ट वर्क तो तभी आएगा ना जब आपने पीछे उसका हार्ड वर्क किया हो। तो बेसिकली द पर्पस इज चीजों को रिलेट करना शुरू करो, rather than just mugging them up या by hearting them up in a raw way। ठीक है, उनको जस्ट ऐसे ही रटना नहीं है, उनको समझना है उनके पीछे लिखा क्या है। ठीक है, यस, क्लास से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारी चीजें नोट्स में लिखी नहीं होती हैं, तो मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ ना वो चीजें, फिर वो एग्जाम्पल से क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो हम इन थियोरीज को कल करेंगे और बाकी इस चैप्टर को खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर और सारी चीजों को कवर अप करते जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास।